Hello everyone. So today we will start with macroeconomics. So RBI phase 1 RBI DEPR phase 1 is over और अभी हम RBI phase 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं and then we'll start with macroeconomics. Sorry for this long gap जिसमें मैं वीडियो नहीं डाल पाया. So from today we'll try to cover each and every topic of each and every subject. So let's start without wasting time. Let's start classical economics. So we'll learn macroeconomics. इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स देन विल मूव टू केन्जियन. इसके बाद आएगा हमारा नियो केन्जियन जिसमें हम ISLM मॉडल पढ़ेंगे. And let's not go into how we will go about. So we'll start with classical Keynesian and with every in a chronological order. Okay, so let's begin. अब क्लासिकल मॉडल के assumptions क्या थे? क्लासिकल मॉडल assumptions. So सबसे पहले it was full flexibility of wage and price. मतलब अगर वेजेस चेंज कर रहे हैं तो प्राइसेस तुरंत एडजस्ट होंगे और अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो वेजेस तुरंत एडजस्ट होंगे. देयर इज़ फुल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस. सेकंड था द सेज लॉ. दैट इज सेज लॉ. It was given by J.B. Say. Honestly, I don't know about the full name. It was just J.B. Say. This, according to Say's law, supply creates its own demand. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वी हैव इन माइंड कि it will be demanded for. Imagine the barter system में जब भी कोई प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है he is producing with the assumption that it will be demanded for. It was an exchange system kind of thing. According to that assumption, whatever is supplied is definitely demanded. So it was based on barter system where demand was initiated in the mind and which led to the supply by the individual. It implied that at macro level demand will always match the supply. और इसका मतलब ये भी था कि there will not be any involuntary unemployment. This implied that there is no involuntary unemployment. सब लोग खुद से काम कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी डिमांड करी जाएगी. सो देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. और इसका मतलब ये भी होता है कि इकोनॉमी इज़ ऑलवेज at full employment. और जब इकोनॉमी इज़ एट फुल एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग एट पोटेंशियल GDP. देखो यार, आई एम अज्यूमिंग कि हम RBI DEPR और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहे हैं. So I myself am a postgraduate in economics. So I'm is assuming कि
ये वीडियो जो भी देख रहा है या देख रही है, आप एक मास्टर्स लेवल या फिर मास्टर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो टर्म्स है, पोटेंशियल जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आप ये समझ रहे हो. सो डोंट लेट मी टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स, नहीं तो सिलेबस बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो आई बी मूविंग अहेड. ऑलराइट, चलो अब 2 assumptions हमने देख लिया. अब तीसरे assumption पे आते हैं, एंड दैट इज perfect competition in goods, labor and loanable fund market. Perfect competition का मतलब होता है prices will be given. There is large number of suppliers, or prices will be given. The firms will not be, or the producers will not be allowed to set their prices. वो उसी प्राइस पर सामान को बेचेंगे जो इकोनॉमी अलाउ कर रही है, जो मार्केट अलाउ कर रही है. ओके, सो परफेक्ट कंपटीशन. And now we'll have one more assumption, that is there will be diminishing marginal returns to factors of production. There will be diminishing marginal returns to factors of प्रोडक्शन. और इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. इसका मतलब होता है कि इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी डिमिनिशिंग. ओके, और एक लास्ट एजम्पशन में आएंगे हम, दैट इज क्लासिकल डाइकोटमी. इसके बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी जाएगी, लेकिन अभी आई एम जस्ट गिविंग द क्रक्स ऑफ इट. क्लासिकल डाइकोटमी का मतलब होता है कि नॉमिनल वेरिएबल्स विल अफेक्ट द नॉमिनल वेरिएबल्स एंड द रियल वेरिएबल्स विल बी अफेक्टेड बाय रियल चेंजेस. दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि इफ देर इज चेंज इन मनी सप्लाई will impact only nominal variables. अब nominal variables क्या क्या होते हैं? nominal variables होते हैं money wages, nominal GNP, मनी बैलेंसेस, ये होता है. और चेंजेस इन मनी सप्लाई विल नॉट चेंज रियल वेरिएबल्स. अब रियल वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? रियल वेरिएबल्स सच एज आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये होते हैं रियल आउटपुट, रियल वेरिएबल्स. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. असम्पशंस यहाँ तक थी हमारी. और क्लासिकल थियरी वॉज ए सप्लाई साइड थियरी. ओके, इसका मतलब ये था कि क्लासिकल, देखो बताता हूँ, क्लासिकल थियरी it was based supply side based.
was a supply side model. और इसमें क्लासिकल थियोरी में equilibrium is determined by the equilibrium in input market, determined by let me say this in a better way. देखो, इसमें क्लासिकल थियोरी में determination of output, this is done by the output is determined by equilibrium in input market, और इनपुट मार्केट क्या है हमारा? इनपुट मार्केट है लेबर मार्केट। और इसमें determination of output is by the equilibrium in input market, और इनपुट मार्केट में जब equilibrium होगा, this will determine the position of the aggregate supply curve. और एग्रीगेट सप्लाई कर्व के पोजीशन से हमें डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट होगी। तो लेट मी गिव यू अ क्रक्स ऑफ इट। सपोज दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा आउटपुट है y एक्सिस, x एक्सिस है हमारा लेबर। L1 लेबर में y1 आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सो सी, जो हमने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इज बाय इक्विलिब्रियम इन द इनपुट मार्केट। और सी एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी सच दैट इनपुट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है हमारा, इसमें इनपुट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, और इसके थ्रू हमारा जो डिटरमिन हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व की पोजीशन ये है, प्रोडक्शन फंक्शन की पोजीशन ये है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है y1 और L1। एंड दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, एंड दिस इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ लेट अस गो टू द लेबर मार्केट। तो हम लेबर मार्केट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अब लेबर मार्केट में सबसे पहले हम देखेंगे लेबर डिमांड कर्व। Labor demand curve shows the willingness to pay of the firms for given units of labor hours. So labor demand curve क्या होता है? Willingness to pay for firms for given units of लेबर आवर्स। सो इससे हमें VMPL, दैट इज़ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, VMPL पता करते हैं हम। और VMPL क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड दिस VMPL इज़ द लेबर डिमांड कर्व, and this is downward sloping। देखो यहाँ पर होगा हमारा VMPL, ये होगा लेबर, ये VMPL है, एंड इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस इज़ कांस्टेंट,
क्योंकि हमने अज्यूम किया है परफेक्ट कंपटीशन है। and VM and marginal productivity of capital is diminishing, क्योंकि क्लासिकल थियोरी में हमने एज्यूम किया है सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? अब देखो, दिस इज द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर रहे होते हैं ये पार्ट में। और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ की ये होती है आउटपुट, और ये है टोटल प्रोडक्ट। तो देखो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? ये स्लोप, यहाँ के बाद स्लोप इज राइजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन दिस फैशन। ओके, सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमने इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेज। ओके, now let me erase this। तो जब सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिमिनिशिंग, MPL इज डिमिनिशिंग। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चला कि अगर प्राइस हमारा कांस्टेंट है और MPL डिक्रीजिंग है, तो VMPL ओवरऑल क्या होगा? डिमिनिशिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसलिए वी गेट लेबर डिमांड कर्व, दैट इज VMPL इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वन मोर थिंग कि ये जो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन था, दिस वन, इसमें टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सी, इस फेज में इट इज़ इंक्रीजिंग एंड यहाँ भी इंक्रीजिंग, बट यहाँ जो इंक्रीज़ है यहाँ के इंक्रीज से ज़्यादा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ कम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ और भी कम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ और भी कम इंक्रीज़ हो रहा है। सी, दिस स्लोप, दिस स्लोप, दिस स्लोप एंड दिस स्लोप। ये जो स्लोप है ये बहुत ज़्यादा है। स्लोप इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज़ राइज बाय रन। तो यहाँ पर स्लोप कम ज़्यादा है, देन इस पॉइंट पे स्लोप थोड़ा कम है, इस पॉइंट पे और स्लोप कम है, और इस पॉइंट पे स्लोप और ज़्यादा कम है। सो टोटल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और ये है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। And see, this is the marginal product of labor, MPL। see, MPL यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, then थोड़ा कम हुआ, then थोड़ा कम हुआ, then और कम हो गया। So MPL is decreasing। This is the second stage of production। So ये हमारा था लेबर डिमांड कर्व, VMPL इज़ द लेबर डिमांड कर्व। अब हम आएंगे लेबर सप्लाई पे। लेबर सप्लाई कर्व, सी, लेबर सप्लाई कर्व was assumed to be upward sloping, क्योंकि when there will be higher wage, more people will be willing to supply labor, there will be more labor are supplied, so it is the general notion। लेबर सप्लाई कर्व, यहाँ पर है लेबर हमारा, यहाँ है वेज। जब ज़्यादा वेज ऑफ़र करी जाएगी तो ज़्यादा लेबर सप्लाई करी जाएगी, और जब वेज कम होगी तो लेबर भी कम होगी। L0 L1, W0 W1। सो दिस इज़ द जनरल नोशन। और इसमें ये अज्यूम किया जा रहा है कि फॉर द लेबर सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर is such that substitution effect
is greater than इनकम इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज द वेजेस हैव इंक्रीज्ड, तो अगर वेजेस इंक्रीज हो गई है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है पीपल विल बी विलिंग टू वर्क मोर, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वेजेस 100 पर आवर से ₹10,000 पर आवर अगर हो गया है तो देयर माइट बी सम पीपल जो अगर पहले 8 घंटे काम कर रहे हैं तो अब वो 2 घंटे ही काम करना चाहेंगे, क्योंकि 2 घंटे में ही अब ये 20K बना रहे हैं और पहले ये 8 घंटे में 800 बना रहे थे। सो इन दिस केस इनकम इफेक्ट डोमिनेट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमने ये अज्यूम किया है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल डोमिनेट। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपीज़ पर आवर से 200 रुपीज़ पर आवर हो रही है, या फिर लेट्स कीप इट इक्वल 10K पर आवर हो रही है, तो भी अगर यहाँ पर लोग 8 आवर्स सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 आवर्स सप्लाई करेंगे। इसका मतलब दे विल बी विलिंग टू वर्क मोर बिकॉज मोर वेजेस कैन बी अर्नड। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ओके, एंड वर्कर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द रियल वेज। इसका मतलब W/P, रियल वेजेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम वेज बढ़ाएंगे और प्राइस भी बढ़ा देंगे तो लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे लेबर। नो, workers are interested in real wages. So if wages rise by 2x, let's say 2W, and prices are become 2P, then labor supplied will be the same. No change in labor supply. Okay, now we will get to factors affecting labor supply and labor demand. अच्छा, इससे पहले हम एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि सी क्लासिकल मॉडल इज a supply side model, so it is based on determination of equilibrium in input market. ठीक है, इनपुट मार्केट के हम इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं। सो लेबर डिमांड, यार चलो इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं। लेबर डिमांड कर्व इज BMPL, और BMPL इज प्राइस टाइम्स MPL, प्राइस ऑफ द कमोडिटी टाइम्स MPL। ठीक है, और हमने एज्यूम किया परफेक्ट कंपटीशन, सो प्राइस इज इक्वल्स टू MC। आई होप यू मस्ट नो दिस। और वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेज टाइम्स MPL। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, मैं ये पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स से, सो आई अज्यूम ये आपको पता है। सो इससे हमें ये मिल रहा है कि वेज इज इक्वल्स टू MC टाइम्स MPL, और MC हमारा P है तो P टाइम्स MPL। सो दिस इज़ द लेबर डिमांड कर्व। ये बहुत बेसिक बात थी, लेकिन आई थॉट ये बता देना चाहिए मुझे। नाउ वी गेट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग labor demand. See, number one is price of the commodity. तो यहाँ तक कि हमें क्लियर हो गया है कि लेबर डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेबर वेज, तो अगर सी VMPL इज प्राइस टाइम्स MPL, दिस इज द लेबर डिमांड, और अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज राइजिंग तो प्राइस विल बी सपोज 2P टाइम्स MPL। तो VMPL itself is risen 2 times,
तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे द न्यू लेबर डिमांड इज शिफ्टेड L1 LD L1D is shifted upwards। इसमें क्या हुआ है कि मोर लेबर विल बी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस राइज हो चुका है और लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। See, you can see this as a vertical upward shift or the rightward shift, whatever is suitable for you। और सिमिलरली इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि अगर प्राइसेस डिक्रीज होगी तो लेबर डिमांड कर्व विल शिफ्ट हेयर। ठीक है, सो लेट्स कीप इट हेयर। चलो अब सेकेंड इज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। So any improvement in technology shifts labor demand curve upwards to the right, क्योंकि इसमें VMPL राइज हो जाएगा। VMPL ऑफ कोर्स राइज होगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइजेस। जब भी टेक्नोलॉजी इन्हांस होती है लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो दिस इज द लेबर डिमांड कर्व। लेबर वेज VMPL इज प्राइस टाइम्स MPL। यहाँ पर MPL हमारा राइज हो रहा है तो P टाइम्स MPL डैश जो है हमारा दैट इज रीजन। सो लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स टू द राइट, तो इसलिए हमारा न्यू लेबर डिमांड कर्व LD डैश शिफ्ट्स अपवर्ड टू द राइट। सिमिलरली वर्सनिंग इन टेक्नोलॉजी में डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, like this new labor demand curve will shift here। okay, so let's keep it here। देखो we don't degrade in technology, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत important point है। we don't degrade in technology, we degrade in our capacity to absorb technology। इसके रियल एग्जांपल्स क्या होंगे? लाइक सबसे पहले तो इंडिया बिटवीन 1947 एंड 1991 इंडिया टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं कर पा रही थी। और सेकंड, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं जब AI बूम हो रही है, कंपनीज एंड फर्म्स आर गेटिंग सो एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी कि उन्हें ले ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग लाइक पीपल आर नॉट एनहांसिंग देयर प्रोडक्टिविटी एज इन equal pace with the AI। like firms are seeing it easier or cheaper to get their work done through AI and not people। so this is why people are getting fired, there are huge layoffs। okay, so second हो गया हमारा फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर है हमारा infusion of capital in the market। इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल से क्या होगा? when capital is infused, when more capital is infused, marginal product of labor is risen, right? so higher capital, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना हायर, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने से। तो दिस इज़ वाई MPL राइजेस, और MPL राइज होने से लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट एंड द लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। और सिमिलरली अगर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं तो MPL विल बी लोअर एंड लेबर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। तो फर्स्ट केस में जब हायर MPL हो रहा है, हायर कैपिटल के इन्फ्यूजन से लेबर डिमांड
shifts right. अब हम आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर सप्लाई, ये दूसरे कलर से लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर सप्लाई। इसमें भी यहाँ फर्स्ट होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। सी, हमें पता है कि वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन रियल वेज, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो वेजेस, सो लाइक लेबर विल डिमांड हायर वेज, and with rise in prices and so their willingness to charge increases with rise in prices and decrease with fall in price. So इसका मतलब जब भी प्राइसेस राइज होंगी और वेजेस कांस्टेंट है, इसका मतलब रियल वेजेस हैव डिक्लाइंड, इसका मतलब लेबर सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड। सो वी ड्रॉ लेबर सप्लाई लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये है LS1, ये है एट प्राइसेस P1, देन वी हैव LS2 एट प्राइसेस P2, देन वी हैव LS3 एट प्राइसेस P3। इसमें P1 इज प्राइस और लेबर वेज, और वेज है, आई एम श्योर दिस इज रियल वेज। सो जब प्राइसेस P1 है तो लेबर सप्लाई LS1 है। जब when prices are increased to P3, में labor supply will be reduced, and P2 when prices are decreased, so real wages will be increased, and when real wages increased, more labor will be supplied. Okay, let me have a sip of water. Okay, then अब सेकेंड है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं। इमाइग्रेशन, इसमें क्या होगा, देयर इज इनफ्लो ऑफ वर्क फोर्स, तो इनफ्लो ऑफ वर्क फोर्स होगा तो लेबर सप्लाई इज इंक्रीज्ड, लेबर सप्लाई शिफ्ट्स टू द राइट, सो दिस विल बी द केस। ये लेबर सप्लाई था, देन दिस विल बी द न्यू लेबर सप्लाई। सेकंड होता है एमिग्रेशन। Emigration is outflow of workforce. इसमें क्या होगा कि people are moving out of the country, so labor supply is reduced and labor supply curve shifts to the left. ऐसे, this is labor supply after emigration. Labor and wage. Okay, so this was second factor. Now third factor for labor supply is cultural changes in the economy. देखो, इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, सपोज in a rural area, let us suppose there is a girl जिसके फैमिली बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है और वहाँ उनके घर में लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता है, स्पेशली फॉर द नाइट शिफ्ट। सो लेट्स से अ फर्म इज़ गिविंग 50,000 per month, saying
कि this is like 50,000 per month and the shift is night shift, and the family says no, you don't work. Then let's say the firm is giving more allowances, travel allowances, and the in hand per month salary becomes 70,000 per month. Then again family says don't work. But let's say the company or firm is giving like like a lot of perks and many allowances. They're giving a cab and a pick up and drop services at night, और कैब में एक गार्ड आ रहा है फर्म की, उसे हर दिन ड्रॉप करने और पिकअप करने, एंड द सैलरी बिकम्स 1,50,000, लेट्स से. Now even if the family says you don't work, the girl itself would say I am going to work. So this is the cultural changes. So if there are factors which are encouraging women to work, then there will be increase in labor supply, so the labor supply will be increased. And if there are factors such as orthodox families which are not allowing women to work, then labor supply is reduced and labor supply curve will shift to the left. So any cultural change which encourages labor force participation will shift labor supply curve to the right, and which restricts labor force participation will shift labor supply curve to the left. ठीक है. So cultural changes done. Now let us come to labor market equilibrium. See, this is what economics is about. There is demand curve, there is supply curve, labor demand, labor supply, and we have an equilibrium. On x-axis we have labor, on y-axis we have wage. This is W1, this is L1, this is origin, and now this is the production function. Y is equals to F of L, because labor is the only factor of production. Labor output, this is L1 and this is Y1. This is the output produced at L1 level of employment. So this is equilibrium. Okay, now we derive the classical aggregate supply curve. Deriving classical aggregate supply curve. See, this is labor demand, this is labor supply. So aggregate supply is the total output produced in an economy at the point where labor market is in equilibrium at any given price. So initially हमारा equilibrium इस point पर है E1. Okay. Now इस point पे हमारा output जो है that is Y1. Now this is Y is equals to F of L. और इससे हम एक और प्लॉट करेंगे. This is output and this is price, क्योंकि aggregate supply aggregate demand curve price is a price output, price quantity graph. Economics में there is always a price and quantity, price and quantity graph. यहाँ पर भी अगर लेबर और वेज है, लेबर इज़ द क्वांटिटी एंड वेज इज़ द प्राइस ऑफ लेबर.
See, we always have a price and quantity graph. So प्राइस और आउटपुट ग्राफ भी हमारा होगा. सो सी, ये P1 प्राइसेस पे है, ये P1 प्राइसेस पे है. सो एट प्राइसेस P1 वी हैव आउटपुट हेयर Y1. Now let us say, now this gives a 1 point on price output graph. Now if prices rise to 2p, let's say, तो फिर क्या होगा? लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. लेबर डिमांड एट 2p1. लेकिन लेबर सप्लाई क्या होगा? लेबर सप्लाई विल शिफ्ट यहाँ ऊपर, क्योंकि लेबर सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट बिकॉज रियल वेज हैज़ नाउ डिक्रीज्ड. सी, लेबर्स आर कंसर्न अबाउट रियल वेज. तो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो रियल वेजेस डिक्रीज्ड बिकॉज रियल वेज इज W by P and if denominator rises the whole quantity is reduced. So see, the second equilibrium point is this E2. So again we have increase in prices but there is no change in employment and output. So लेबर भी L1 पर है और Y1 आउटपुट भी Y1 पर है. So we have prices have become 2p1 but output is still the same. And combining all such points will give us a vertical aggregate supply curve. So हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स में aggregate supply curve is vertical. There is no change in employment and no change in output in the new equilibrium. It gives a vertical aggregate supply curve, and this is a representation of classical dichotomy. Classical dichotomy, जिसकी बात हमने assumption पे करी थी. I'm sure you must be remembering this. See this classical dichotomy. It posits that nominal variables can impact only nominal values, while real variables will have their initial impact on real values. एग्जाम्पल पे ये देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज चेंज इन प्राइस this will not affect output, but if there is a change in technology or factors like migration, etc., then that can have an impact on output. Change in technology is a real change, but change in price is a nominal change. That is why real changes change the real values and nominal changes change the nominal variables. Okay, now aggregate supply हमने देख लिया. अब एग्रीगेट डिमांड पर जाते हैं. सी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने कभी एग्रीगेट डिमांड की बात करी नहीं थी. इट वाज अ सप्लाई साइड मॉडल, बट क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व वाज derived from the Fisher's identity. See, classical aggregate demand, it was derived from Fisher's identity. Fisher's identity क्या थी? It was M into VT is equivalent to P into T. See, when we have this sign, that is equal to, but when we have this sign, this is an identity. It means it is true for all values. Okay, so it was an identity. यहाँ पर M stands for money supply, VT stands for transaction velocity of money, P is price of commodities, and T is the number of transactions. So यहाँ से हम P will be equal to, and we assume that velocity of money is
transaction velocity of money is constant. So we have m times v dash. Since this is constant, we take it v dash, v bar upon t. See, this is the relation between price and total transaction. So from this we got m v bar equals p into y. क्यों? क्योंकि इनिशियली ये हमने एज्यूम किया कि जितने भी like money will be required for total transactions, but then it was changed, then Fisher's identity was changed to money will be required for the new output that is created. इसलिए हमने t की जगह पे y रखा, that is p into y, and from there we got p is equals to m v bar over y, and this is the relation between p, price and output. So this is the aggregate demand equation. So aggregate demand is the total expenditure done in an economy by all the sectors at any given point of time. It gives the relation between price and output at any given level of aggregate expenditure. Classical aggregate demand curve is a function of money supply. That is, higher level of money supply will imply higher level of aggregate demand. See, Fisher assumed the velocity of money circulation to be constant because he took it as a behavioral variable. See, velocity of money is how many times a banknote exchanges hands. So of course this is a behavioral variable, behavioral quotient, क्योंकि it depends on the banking habits of people. Like if currently if we are using UPI, the velocity of money is like very different, very less. इससे क्या हो रहा है कि money is always sitting on the bank, it is only showing in our bank balance sheets. जब हम अपने अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स देखेंगे उसमें we see a lot of transactions, but in reality money is not exchanged in hands. Okay, so this was a behavioral quotient and it was assumed to be constant क्योंकि UPI के आने से पहले the velocity of money was something like it was only exchanging hands, cash transactions होते थे. लेकिन after UPI was developed, after a lot of time, see Fisher ने assume किया था कि for like 30 to 35 years velocity of money remains constant. अभी जब UPI है हमारे पास तो velocity of money will be constant for some years जब तक कि कोई new technology नहीं आ जाती है. Okay. So of course velocity of money will depend upon the alternatives to money in an economy like credit card, ATM. See credit card, ATM इससे भी पहले it was only cash, लेकिन फिर credit cards आए, debit cards आए, so transactions rose, and then we have the UPI जिससे transactions बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. So velocity of money keeps changing at after a certain point of time, that is around अब तक 30 to 35 years पे चेंज होता था, लेकिन now the technology is changing or enhancing in a very rapid pace, so it keeps changing in relatively shorter interval of time. So from this we can have money demand function like this.
एक हाइपरबोला के टाइप का कर्व बनता है मनी डिमांड कर्व का, सॉरी एक्यूरेट डिमांड कर्व. We have output, we have price, this is aggregate demand, then we have aggregate supply जो कि vertical था, हमने देखा था, और यहाँ हमें मिल रहा है equilibrium. So this is the equilibrium in classical model. Now let us go to monetary policy in classical model. See, monetary policy is fully ineffective in classical model. कैसे? So in classical model, जब मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि हमने बोला था एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई. सो वी हैव दिस एग्रीगेट डिमांड at some money supply, and when money supply is increased, aggregate demand is increased. So aggregate demand, let us say यहाँ this becomes aggregate demand AD1. See, this is output, this is price. So AD increases, and this was the initial supply of money. Sorry, actually money supply and money demand curve is very similar to this, इसलिए I'm getting confused. I'm not getting confused, I'm just slipping my tongue. So this is aggregate supply. So initially equilibrium was here, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि when money supply is increased, aggregate demand increases. So aggregate demand becomes this is the excess demand, क्योंकि excess initially at point A, then at point B. So this is the excess demand. But then what happens is this will shift, like there will be increase in prices. अगर excess demand हो रहा है तो prices rise होंगे. तो इनिशियली प्राइस हमारा यहाँ है P1, देन प्राइस स्टार्ट्स टू राइज लाइक दिस. और जब प्राइसेस राइज होगा तो एग्रीगेट डिमांड विल बी रिड्यूस्ड, एंड देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑन द न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व until it reaches this point, and where we have the equilibrium. So we see money supply is increased, aggregate demand is increased, but then price increases, which leads to aggregate demand decrease, and then there is equilibrium, and there is new equilibrium at point C. And see, again we have new equilibrium on the same aggregate supply curve, and hence we have a vertical aggregate supply curve. Vertical. So there is no change in employment. एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आउटपुट पे नहीं चेंज हो रहा है. सो दिस मीन्स ओनली prices rise, and due to which wages, nominal wages rise, but there is no change in real output. Real output is same, and this is called neutrality of money. That is, changes in money supply does not affect output in the short run as well as the long run. And it is also an example of classical dichotomy.
See, what happened in this whole process was there was an increase in price. The prices increase हुआ तो labor demand curve shifts, labor supply curve shifts back. See, this is what happened. Prices rose, so labor demand curve rose, increased, labor supply curve decreased, and but the equilibrium was same. Like equilibrium output and equilibrium employment was same. There was no increase in employment and no increase in output. So only the prices rose, and this is an example of classical dichotomy. This is also an example of classical dichotomy. सी हमने देख लिया है कि जब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होती है तो क्या होता है, जब इमिग्रेशन होता है तो क्या होता है. सो वी वोंट गो टू इट अगेन. नाउ लेट अस कम टू फिस्कल पॉलिसी इन द क्लासिकल मॉडल. Fiscal policy in classical model. See, we have a loanable fund market. Loanable fund market क्या होता है? See, classical economists assumed that there will be a market for loanable funds, that is funds available for lending and borrowing. अब लोनेबल फंड होंगे तो पीपल विल डिमांड लोन. अब लोन कौन डिमांड करेगा? लोन डिमांड करेगा या तो गवर्नमेंट या तो फर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट फॉर द पर्पस टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट. एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रियल इंटरेस्ट रेट. ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग कम लोन लेंगे. This involves government and firms. So if interest rate is lesser, so अगर there is an increase in interest rate, the employment of capital is reduced. क्यों? क्योंकि investment is reduced and demand for loanable fund will be reduced. So there is a loanable fund demanded by firms and government. Firms for the purpose of investment and government for the purpose of meeting fiscal deficit. So if interest rate R increases, then employment of capital is reduced क्योंकि investment is reduced, and because demand for loanable fund is reduced. Similar and vice versa is the case for reduction in interest rate. When interest rate is reduced, employment of capital is increased because investment is increased and demand for loanable fund is increased. So क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इज डन बाय इक्वेटिंग MPK to real interest. What is MPK? MPK is marginal product of capital to real interest rate. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो प्रोजेक्ट्स पहले वायबल थे अब वो वायबल नहीं होंगे, तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड एंड देयर इज लेसर डिमांड फॉर लोनेबल फंड. तो इस वजह से डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज डाउन स्लोपिंग. लोनेबल फंड एंड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट. सी दिस इज ऑल्सो अ प्राइस क्वांटिटी.
graph. Price quantity is the loanable fund, the demand for loans, and what is the price of loan, the interest rate. So this is downward sloping. नॉट डी, दिस इज डाउन, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कम लोन डिमांड करी जाएगी, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा लोन डिमांड करी जाएगी. एंड सिंपली और फिर सिमिलरली देयर विल बी अ सप्लाई कर्व फॉर लोनेबल फंड्स, जिसमें कि जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होगी. ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोनेबल फंड ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर बैंक्स विल बी विलिंग टू गिव मोर लोन्स. या फिर ऐसे देख सकते हैं कि लोनेबल फंड्स कहाँ से आते हैं. लोनेबल फंड्स आर फ्रॉम सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स, नॉट एस. एंड दिस इज अनलोनेबल फंड की सप्लाई होती है सेविंग बाय हाउस होल्ड्स. जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा पैसे रखेंगे बैंक अकाउंट में. मोर इंटरेस्ट रेट पे मोर सेविंग्स, कम इंटरेस्ट रेट पे कम सेविंग्स. एंड दिस इज लोनेबल फंड, दिस इज इंटरेस्ट rate. So now we have supply of loanable fund, demand for loanable fund. So we should get an equilibrium. This is demand, this is supply, this is demand. And here we have equilibrium. So हम फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे थे. तो सी डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज I प्लस G माइनस T. ये है इन्वेस्टमेंट, ये I is investment and G minus T is fiscal deficit. So loanable fund is demanded for these purpose. So when there is increase in demand for loanable funds, the loanable fund, the demand for loanable funds will increase, will shift to the right. That is L1D. And then what happens is there is excess demand for loanable fund here. जब excess demand होगा तो what happens? Price rises, and here in price what is that? Interest rate. Interest rate rises. पहले R1 था, but due to excess demand loanable fund, so interest rate rises, so there is decrease in demand for loanable funds, and then it comes equilibrium at this point R2, जब interest rate has risen sufficiently. And this is the fiscal policy कि interest rate बढ़ जाती है. See, there are two phases from L1 to L01, L02 and L03. From L01 to L03 यहाँ क्या हो रहा है कि सेविंग्स इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बट कंजम्पशन कम होगा. क्यों? Why is consumption reducing? Because savings are increased. Savings increase होगा. See, if there is an income, we can either consume or save or pay taxes. So if अगर टैक्सेस की इन्वॉल्वमेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो अगर सेविंग्स
इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑफकोर्स कंजम्पशन कम होगा. दिस इज़ वाई सेविंग्स इंक्रीज़ हो रहा है, कंजम्पशन कम होगा. एंड देन फ्रॉम L02 to L03 दैट इज़ दिस, इसमें क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि क्राउडिंग आउट हो रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ राइजिंग. गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिमांड किया जिस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सो इन्वेस्टमेंट इज़ रिड्यूसिंग. सो दिस इज वाई इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. एंड फाइनली L03 is the final demand for loanable funds at interest rate R2, and hence we have an equilibrium. So we have therefore, so see what happened is fiscal policy is also ineffective from demand side in classical model, because there is no change in output वही है ना. When we draw the aggregate demand and aggregate supply curve, aggregate demand and aggregate supply, aggregate demand क्यों चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज़ C प्लस I प्लस G. कंजम्पशन डिक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इज़ इंक्रीजिंग. सो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड में देर इज़ नो चेंज, एंड सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज नहीं हो रहा है. सो वी हैव एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, देर इज़ नो चेंज, and hence there is no change in output, and because of that fiscal policy is completely ineffective. अब यहाँ पर दो एक like there is one more perspective. See, if government increases expenditure, that is if government uses the loanable fund for increasing the capacity of the economy, अगर कैपेक्स में यूज़ हो रहा है, then we can see कि there is increase in output, and in that case fiscal policy will be effective. यहाँ पर हमने देखा था एक्सपेंडिचर साइड से, दैट इज़ फ्रॉम डिमांड साइड, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड पे फोकस कर रहे थे. नाउ इफ़ वी सी फिजिकल पॉलिसी इन द सप्लाई साइड, देन यू कैन सी अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया इन अ वे दैट रिड्यूसेस द टैक्स. फिजिकल पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है? सी, गवर्नमेंट हैज़ टू टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी में या तो हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकते हैं या तो टैक्स कम कर सकते हैं. तो अगर हमने टैक्स कम कर दिया फॉर लेबर इन सच अ वे कि आफ्टर टैक्स जो इनकम पहले था वो कम है, और आफ्टर टैक्स इनकम जो अभी है, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, more income is left in the hands of the people after paying the taxes, and that induces the labor supply, and labor supply is increased. We're going to see fiscal policy from supply side. Fiscal policy from supply side. जब हमने टैक्स कम कर दिया लोगों के, तो लोग ज़्यादा लेबर सप्लाई करेंगे. लेबर वेज, people are supplying more labor. So जब हम आउटपुट पे देखेंगे, यहाँ
see, output is increased from here to here. So fiscal policy from supply side is effective. Fiscal policy from supply side is effective if there is reduction in tax rate. Okay, so this is how fiscal policy is seen from demand side and supply side. Demand side से fiscal policy in the classical model is ineffective, लेकिन if done right way from the supply side, we can have an effective fiscal policy which increases the output. Or with this we complete classical economics. In the next video we will learn Keynesian economics. Until then, just keep learning, and if you like the video, if you think I'm teaching good, and if you like my video, then please subscribe to the channel and